नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसामूढम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। शुद्ध महोदधि प्रज्ञा सागर वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। बोधि प्रदाता सन्मार्गदाता सतगुरुदेव को प्रणाम। सतत मिल रही स्वस्तिगत सारी दुआओं सारे सहयोग के लिए सतत आभार आभार आभार। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। तत्वार्थ अधिगम सूत्र, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है, जिसमें जैन दर्शन में वर्णित सातों तत्वों का या दूसरी अपेक्षा से 9 तत्वों का और इस पूरे लोक स्वरूप का बंध से मुक्ति का विज्ञान एकदम संक्षिप्त सूत्रों में शैली में वाचक उमा स्वाति जी ने लिखा, गुम्फित किया। इस मोक्ष शास्त्र के पहले अध्याय, जिसका नाम ही मोक्ष मार्ग है, उस पहले अध्याय का आज हम अंतिम चरण को छू रहे हैं। इस पहले अध्याय में 35 सूत्र है, जिसमें से 33 सूत्र की बात हम कर चुके हैं। 33 लास्ट सूत्र, लास्ट सेशन में हमने ये बात की थी कि अगर हम अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करें, अपने लोभ और मोह के प्रति सजग हो जाएं, तो हम सत्य और असत्य का विवेक कर पाएंगे। क्या सत्य है, एग्जिस्टेंशियल है, और क्या असत्य है, यानी इल्यूजन से। जो एग्जिस्टेंस है और जो इल्यूजन है, इन दोनों के बीच में भेद करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। इन दोनों के बीच में जब तक हमें डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, हम इल्यूजन के इम्प्रेशन से, या ये कह दो कि उसके हिप्नोसिस से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होंगे।
ज्ञान को उपलब्ध नहीं होने का मतलब हमारा जानना तो तब भी चालू रहेगा, लेकिन जानना भ्रमित रहेगा। भ्रमित रहेगा, जैसे आदमी चल तो रहा है लेकिन किस दिशा में चल रहा है उसे ये नहीं पता। आदमी देख तो रहा है लेकिन उसकी दृष्टि पे बहुत तरह का आवरण है, इसलिए वो देख के भी सम्यक नहीं देख पा रहा है। और जो सम्यक नहीं देखता है उसकी जिंदगी में एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारी लाइफ ही प्रूफ है। स्वामी जी एक बात को बार बार कहते हैं कि अगर हम धार्मिक है या नहीं है, हम समझदार है या नहीं है, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हमारा जीवन ही इसका प्रूफ है। हमारा जीवन बता देगा हम आनंदित है या दुखी है, बस। कोई आदमी आनंदित है, खुश है, इंडिपेंडेंटली खुश है, इसका मतलब वो राइट पाथ पर है, राइट वे से जी रहा है। कोई बात बात पे कलह पाता है, क्लेश पाता है, टेंशन पाता है, इसका मतलब है उसका दर्शन क्लियर नहीं है, उसका ज्ञान क्लियर नहीं है, वो इल्यूजन्स में जी रहा है, इसलिए टकरा रहा है। अब सपने में कोई आदमी चलने लग जाए, नींद में चलने लग जाए, तो उसकी क्या स्थिति होगी। एक हम आंख खोल के जागृति में चल रहे हैं, जाग के चल रहे हैं, और एक हम नींद में चलने लग जाए, तो नींद में चलने वाले की क्या दशा होगी, हम सोच सकते हैं। वो कहाँ टकराएगा, कहाँ गिरेगा, कहाँ पड़ेगा, लहूलुहान हो जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो हम अपनी दशा देखें, सत और असत का डिफरेंस जाने। वो सूत्र था 33, सदसतोर विशेषात यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्तवत्। इल्यूजन से बाहर आए। हमारा होना, हमारी निजता सत्य है, लेकिन हमारे सारे जो सगे संबंधी रिश्ते नाते जो हमने अपने दिमाग में पैदा किए हुए हैं, जाति, समाज, देश, धर्म, अलग अलग नामों पे हमने अपने आप को जो बांटा है, वो सब कुछ असत है, इल्यूजन है। पर ये बात किसी को बोले तो सामने वाले भड़क जाएंगे। 2 दिन पहले एक साइंटिस्ट से बातचीत हो रही है, और वो साइंटिस्ट बात करते हुए ऐसे बोलते हैं कि मनुष्य सबसे कम इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो अपनी जाति को नष्ट कर रहा है। बाकी सारी स्पीसीज अपनी जाति को नष्ट नहीं करते, लेकिन मनुष्य कर रहा है, इसलिए मनुष्य सबसे कम इंटेलिजेंट है। वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट को क्या समझ रहे हैं। आप जिसको इंटेलिजेंट कह रहे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है। बाकी सारी जाति के प्रजाति के प्राणियों के अंदर इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है। दे आर नॉट एक्चुअली कॉन्शियसली इंटेलिजेंट। इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है, क्योंकि पक्षी को कोई नहीं बताता घर कैसे, घोंसला कैसे बनाना, लेकिन वो बना लेता है ना। शेर को कोई शिकार करना नहीं सिखाता, लेकिन सीखता है। पक्षी उड़ना जानते हैं, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है, यस। लेकिन जिसको कॉन्शियस इंटेलिजेंस कहते हैं वो केवल इंसान में ही पॉसिबल है। और इंटेलिजेंस का मतलब बियॉन्ड मेमोरी होना है। हम मेमोरी को इंटेलिजेंस समझते हैं, ये हमारी गड़बड़ी है। हम याद करने की क्षमता को ही प्रतिभा समझ लेते हैं, जबकि याद करने की क्षमता मैकेनिकल है और प्रतिभा मैकेनिकल नहीं है। प्रतिभा आंतरिक गुण है, जो प्रज्ञा से ही प्रकट होता है, जो जाग से ही प्रकट होता है, जो बोध की क्षमता से ही आता है। बोध की क्षमता का सही जागृत उपयोग करने से प्रज्ञा और प्रतिभा पैदा होती है, और वो इंटेलिजेंस है। उसका संबंध मेमोरी से नहीं है। लेकिन इस बात को सुनने पे वो सुनने के लिए भी राजी नहीं है। वो कह रहा है आप इंसान को कैसे इंटेलिजेंट कह सकते हो, इंसान तो सब गड़बड़ी है। अब वो इस बात को ऐसे पकड़ के बैठ गए कि इंसान गड़बड़ ही है। तो उनको कितनी अपेक्षाओं से समझाना चाहे, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं है। तो हमने उनको बोला आप व्यक्ति की बात करो, जाति की बात मत करो, क्योंकि जाति सत्य नहीं है, व्यक्ति सत्य है। जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं मुसलमान खराब। अरे मुस्लिम जाति की बात हम नहीं कर सकते, एक एक व्यक्ति सत्य होता है। जाति तो एक इल्यूजन है जो हमारे दिमाग में भ्रम के रूप में पैदा कर दिया गया। अगर थोड़ा नजदीक जाके देखो तो वो भी तो इंसान है, उनके भीतर भी हृदय धड़कता है, उनका मस्तिष्क भी काम करता है, उनके अंदर भी तो भावनाएं हैं। हम पर्टिकुलर इंसान की बात कर सकते हैं कि कोई बैड इंटेंशंस वाले होते हैं, कोई गुड इंटेंशंस वाले होते हैं।
कोई डिस्ट्रक्टिव रहते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव रहते हैं। हाँ, हम पर्टिकुलर इंसान के बारे में कह सकते हैं, लेकिन जब हम सारी बात जाति पे डाल देते हैं, समूह पे डाल देते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि हम इल्यूजन को वास्तविक बना रहे हैं। जबकि ये इल्यूजन है, जाति, समाज, भीड़, जनता, व्यक्ति सत्य है। लेकिन हम व्यक्ति को ना लेकर के हम बड़े आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो सत्य नहीं है। खैर, तो सत्य और असत्य का अंतर नहीं जानने के कारण आदमी क्या होता है, उन्मादी हो जाता है। इल्यूजन में आदमी उन्मादी होगा, नशे में आ जाएगा। उन्मादी नहीं, नशे में आ जाता है। अब वो नशा कैसा भी हो सकता है। अपनी जाति का नशा होता है ना, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम दिगंबर है, गर्व से कहो हम श्वेतांबर है, गर्व से कहो हम तेरापंथी है। पता नहीं कैसे कैसे हमने अपने अपने पंथों का नशा बना लिया है ना। पंथवाद, जातिवाद, ग्रंथवाद, ना जाने कितने कितनी तरह के नशों में हम सब जीते हैं। और जो नशे में जी रहा है वो उन्मादी है। उन्मादी व्यक्ति क्या करेगा, उसकी बोध की क्षमता भ्रमित ही बनी रहेगी। ज्ञान की क्षमता है लेकिन भ्रमित रहेगी, इल्यूजन्स में रहेगी, और कहीं ना कहीं अटकी हुई रहेगी। और जहां अटकी हुई है, चाहे वो किसी भी नाम पे अटकी है, चाहे कोई लोग बोलते हैं बस मैं मेरे परिवार के लिए हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने परिवार के भले के लिए किसी का नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ, मैं मेरे परिवार का ही ख्याल रखूंगा। अब उसके दिमाग में परिवार परिवार भर दिया गया। फिर किसी दिन उसकी जिंदगी में जब धक्के लगते हैं, उसके परिवार के लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके बारे में कुछ उटपटांग बोलते हैं, और वो गुस्से में आके बोलता है कि ये सारे लोग गड़बड़ है, सारे लोग, सारी दुनिया ही धोखेबाज है, सबको खत्म ही हो जाना चाहिए। अब क्या हुआ, पहले एक पक्ष में था, फिर एक विपक्ष में चला गया। पहले परिवार के पक्ष में था, अब वो रिश्ते नातों के विपक्ष में चला गया। और ये नियम है, हम जहां भी आसक्त होकर के पक्ष में जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे, अटैच्ड होके किसी एक फेवर में जाएंगे, तो हम उसके अगेंस्ट भी जाने ही वाले हैं। मन ऐसे ही काम करता है। और तब क्या होता है, जब हम विपक्ष में चले जाते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, और खुद को परेशान करते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं। और इस तरह से जो दुखी है वो बता रहा है कि उसकी ज्ञान की क्षमता जो है वो भ्रमित है, उसके देखने की क्षमता जो है वो अनक्लियर है, कवर्ड है। और जब दृष्टि अनक्लियर है, ज्ञान की क्षमता डिस्टर्ब्ड है, तो व्यक्ति की पूरी जिंदगी, उसका आचरण जो है, क्योंकि दर्शन गड़बड़, ज्ञान गड़बड़, तो चरित्र कैसा होगा, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, वो भी गड़बड़ी गड़बड़ होगी। वो सुबह से रात तक स्ट्रेस में जी रहा होगा, उसको आनंद शब्द सुना होगा, लेकिन उसका कोई एहसास, कोई अनुभव होगा ही नहीं। उसने फ्रीडम शब्द सुना होगा, लेकिन उसको फ्रीडम का कभी कोई एहसास नहीं होगा। ऐसे हम शब्दों से मान लेते हैं हमें एहसास है, लेकिन हमें कोई एहसास नहीं। खाली शब्दों में है फ्रीडम हमारे लिए, शब्दों में है आनंद हमारे लिए, शब्दों में है खुशी हमारे लिए, लेकिन जीवन में क्या है, हमारी शैली में क्या है, वो हर वक्त स्ट्रेस है, हर वक्त टेंशन है। और कई लोगों को तो खाली इस बात की टेंशन है कि आज किस बात की टेंशन करूं। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल बता रही है कि हमारी स्थिति क्या है। अब सत्य और असत्य का भेद कैसे समझ में आए, उसके लिए, क्योंकि जो हम जानकारी ले रहे हैं, उस जानकारी में ही दो बातें हमने पैदा करनी है। जो भी हम जान रहे हैं, वो हर जानकारी में दो चीजें हैं। एक वो चीज है जो जागृत करने वाली है, जो समझने वाली है, जो ग्रहण करने वाली है। एक वो चीज है जो केवल किसी कारण से उपयोगी है, लेकिन वो आत्यंतिक नहीं है, वास्तविक नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। तो अब इन दोनों में भेद पैदा करने के लिए हमें अपनी प्रज्ञा को जगाना होगा। और प्रज्ञा को जगाने के लिए हमें दिखलाई देने वाले हर एक पिक्चर को, और सुनाई देने वाले हर एक शब्द को, इस सामने आने वाली हर एक स्थिति को समझने के लिए हमें बहुत तरह के व्यू पॉइंट्स अपने में डेवलप करने पड़ेंगे। अपेक्षा डेवलप करनी पड़ेगी, हमें हर चीज को रिलेटिवली देखने की क्षमता अपने में डेवलप करनी होगी। इसीलिए जो अगला सूत्र है, 34 सूत्र है, जो जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं, यह सूत्र नए से संबंधित है। नए की बात कर रहा है। नए मतलब क्या है, एक नया नया शब्द है। नए, जो लोग जैन नहीं है उनके लिए नया शब्द हो सकता है, जो पर्टिकुलर जैन फिलोसॉफी में और जैन टर्मिनोलॉजी में डेवलप हुए हैं, उन्होंने तो सुना होगा नए, प्रमाण, सब कुछ शब्द। लेकिन मोस्टली लोगों ने नहीं सुना होगा नए क्या है। नए का मतलब है कि व्यू पॉइंट्स। हम किसी भी बात को जब देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो हम अपने भीतर एक समझ डेवलप करें कि हम उसकी कभी भी सारी बात को ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सारे अर्थों को कहा जा सकता है।
एक आदमी जितना जानता है और जितना कहता है उसमें जमीन आसमान का फर्क समझ सकता हूँ। वो जो जान रहा है, चाहे केवली भी जान रहे हैं, वो केवली समग्र को जान रहे हैं, लेकिन जैसे वो कहना शुरू करेंगे, उनके कहने में हमेशा ही अपेक्षाएं होंगी। उनका कहना हमेशा ही सीमित होगा, क्योंकि शब्द की लिमिटेशन है, भाषा लिमिटेड है। हम जो भी बात भाषा या चिन्ह, लिपि या प्रतीक के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, प्रतीकों के माध्यम से यानी सिंबल्स के माध्यम से, या हम पिक्चर्स के माध्यम से, या हम कोई ड्राइंग के माध्यम से, या हम किसी संगीत के माध्यम से, या किसी भी तरह के मुद्राओं के माध्यम से, मुद्रा यानी पोस्चर्स के माध्यम, हम जो कुछ भी अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो अभिव्यक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती, टोटली नहीं हो सकती, हॉलिस्टिक नहीं हो सकती। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें। हम एक टाइम में एक सिक्के को देख रहे हैं, तो हम एक टाइम में एक सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ नहीं देख सकते। इवन देन हम अपनी हथेली को भी देख रहे हैं, तो एक टाइम में दोनों पहलुओं को एक साथ नहीं देख सकते। एक को देख रहे हैं, एक को देख रहे हैं, अब दोनों को देखने को बोलेंगे तब भी यहाँ का पोर्शन तो बच ही जाएगा जो हम नहीं देख पा रहे होंगे। तो हम एक माना लेंगे, अच्छा हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तो हम आईने के सामने खड़े होकर अपनी पीठ नहीं देख सकते। इवन देन कान के पीछे का हिस्सा हम नहीं देख सकते। अरे, यानी हम सारे को ना देख सकते हैं, हाँ समझ तो सकते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस करने जाएंगे तो फिर लिमिटेशन आ जाएगी। तो जो लिमिटेशन आ जाएगी उसमें क्या होता है, लिमिटेड चीज में हमें देखने के लिए नए को समझना होता है। नए इज ए व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट कह सकते हैं, या रिलेटिवली देखना कह सकते हैं, रिलेटिवली समझना कह सकते हैं, रिलेटिवली एक्सप्रेस करना कह सकते हैं। तो नए की बात क्यों आई अगला सूत्र में, क्योंकि इसके पहले वाला सूत्र ज्ञान की बात कर रहा है। और ज्ञान की अभिव्यक्ति, ज्ञान अभिव्यक्ति को कहते हैं, दर्शन अनुभूति को कहते हैं, और ज्ञान अभिव्यक्ति को कहते हैं। दर्शन इज एक्सपीरियंस एंड ज्ञान इज व्हाट इज एक्सप्रेस्ड, expressed by words, by postures, by paintings, by drawings, by any other form. Expression is always limited. Expression can't express the whole thing thoroughly, the whole subject completely or holistically. So we have to understand ki uh, how should take one thing, one subject in a particular form, in a particular viewpoint, and that viewpoint is called नय। अब नए को संस्कृत में उन्होंने कितनी प्यारी तरीके से परिभाषा दी। मैं संस्कृत की परिभाषा बोलती हूँ। वक्तुरभिप्रायो नय। वक्ता का जो अभिप्राय है वह नय है। बोलने वाला है, वो किस अभिप्राय से बोल रहा है, उसको इस टाइम बोलने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या रीजन है, क्या पर्टिकुलर फॉर्म है, क्या वे है, हम उसके अभिप्राय को समझ ले तो वो नए हैं। तो इससे हमें वक्ता की बात अच्छे से समझ में आएगी। तो ज्ञान जो है वो एक्सप्रेशन है। मैं बात कर रही हूँ ज्ञान के तुरंत बाद नए की बात क्यों आई, क्योंकि ज्ञान एक्सप्रेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसका। अब जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही, दर्शन निराकार होता है, ज्ञान साकार होता है। दर्शन अखंड अभंग होता है, विराट गुरु जी कहा करते हैं, दर्शन अभंग होता है, ज्ञान टुकड़ों टुकड़ों में होता है, भंग भंग होता है, खंड खंड होता है। ये फर्क है दर्शन और ज्ञान में। आप जो महसूस कर सकते हो वो तो पूरा कर सकते हो, लेकिन जब आप बोलने लगोगे वैसे ही फर्क आ जाएगा। आपने किसी के प्रति प्रेम महसूस किया, वो तो पूरा महसूस किया, लेकिन जब आप कहने लगोगे प्रेम के बारे में, अपना प्रेम को जाहिर करने लगोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप पूरे को कह ही नहीं सकते। आपको अच्छा लगा, लेकिन कैसा अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, किस टाइप का अच्छा लगा, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब अभिव्यक्ति जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को कनेक्ट करेगी, और एक टाइम में सारे डायमेंशंस को कनेक्ट नहीं करेगी। ये बात क्लियर हो जाए, इसका नाम नए है। अच्छा, नए क्यों बताया गया, क्योंकि नए बताने से हमें जो शब्दों में संवाद के साथ विवाद खड़े होने की संभावना हो जाती है, वो ना हो।
वरना क्या होता है, जैसे ही कोई बोलता है हम वो बात किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, हम किसी और अपेक्षा से उस बात को ले जाते हैं। कोई बात किसी अपेक्षा से किसी कारण से कह रहा है। जैसे मैं बात बता रही हूँ, 2 दिन पहले हम साइंटिस्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं एक, तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि एक मेरा अ, अंतिम कार्य अभी बाकी है जो मुझसे होना है। साइंटिस्ट बोला, आप कैसे बोल सकते हो ये अंतिम कार्य है? यहाँ तो कुछ बिगनिंग नहीं है, कुछ एंड नहीं है, ना प्रारंभ है ना अंत है, सारा कुछ ऐसा है। समझ कह रहे, आप भी ठीक कह रहे हो और मैं जो कह रहा हूँ मेरी अपेक्षा से मैं भी ठीक कह रहा हूँ। वो कह रहे लेकिन हमें आपकी बात माननी नहीं, तो हम कुछ भी तर्क पे ले जाएंगे। स्वामी बोले बिल्कुल सही, आप किसी भी तर्क पे लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या आप उस तर्क को एंड करने की कोशिश करेंगे कि आप बात को क्लियर कर लें? वो कह नहीं, मुझे करना ही नहीं। अब इसका क्या किया जा सकता है? इसको दुर्नय बोलते हैं, कि जो बात को किसी और जगह ले जाता है और बात को समझने की बजाय बात को उलझाने की कोशिश में लगा रहता है, उसको दुर्नय बोलते हैं। दुर्नय यानी नय को बुरी दिशा में ले गए, दुष्ट दिशा में ले गए। एक होता है सुनय, बात को सम्यक तरीके से सुनता है और उसके कॉन्टेक्स्ट में समझता है। जैसे कोई बोल रहा है आज बहुत गर्मी है, और वो जो बोल रहा है आज बहुत गर्मी है, हमें उसको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, वो कहाँ बैठा हुआ बोल रहा है। जिससे हम बात कर रहे हैं वो कहाँ बैठा हुआ बोल रहा है, क्योंकि वो तो बोल रहा है गर्मी है, और जब वो आपसे पूछता है आप बोल रहे हो बहुत ठंड है। और वो बहुत ठंड बहुत गर्मी दोनों अपोजिट बात है, लेकिन दोनों एक ही टाइम में बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब हम कनाडा वाले से इस टाइम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं बहुत ठंडी है, और अगर हम किसी और एक प्रांत में बैठे आदमी से बात कर रहे हैं, चाहे राजस्थान के प्रांत में बैठे आदमी, वो कह रहा है गर्मी है अभी तो। अभी हमारे यहाँ ठंड शुरू नहीं हुई है, अभी तक तो पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, गर्मी है हमारे यहाँ तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन हमें अपेक्षा देखनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करें, हम फ्रेमवर्क के साथ देखें, हम रेफरेंस के साथ देखें, इसका नाम नए है। वक्तुर अभिप्रायो नए, वक्ता का अभिप्राय क्या है, उसको उसके अभिप्राय से समझना होगा, वो नए है। जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, आपको आपके फ्रेंड मिले, उन्होंने पूछा हाउ आर यू, आपने बोला ये मजा है, खूब मजा है। क्या? आई एम गुड। जो भी मजा तो बहुत थोड़े लोग बोलते हैं, जनरली लोग इतनी डिग्री में बोलते हैं आई एम गुड, आई एम वेल, है ना। कोई इतनी एक्सट्रीम डिग्री तक तो कोई थोड़े लोग जाते हैं। जैसे स्वामी जी को जब भी कोई पूछता है स्वामी जी कैसे हो, बोले मजा कर रहा हूँ, आई एंजॉय। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एंजॉयिंग उनके लिए? नॉट ENJOYING, वो कहता है INJOYING, इंजॉइंग, इंजॉइंग। और वो जिस पिच पे बोलते हैं तो सामने वाला एकदम हैरान हो जाता है, अरे यार इतना एंजॉय कैसे कर सकता है वो यार, क्योंकि उनका तो एकदम हाई पिच पे वो बात कर रहे होते हैं, और बाकी सारे ओ आई एम गुड। अभी आपने अपने मॉर्निंग वॉक पे फ्रेंड को बोला आई एम गुड, लेकिन ठीक 1 मिनट बाद में एक डॉक्टर आपके सामने आ गया, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, जैसे आप अभी इलाज चल रहा है आपका, उसने पूछा हाउ आर यू, और आपने कहना चालू कर दिया बीपी इज लो, माइग्रेन इज ऑल हियर, हेडेक इज हियर, कुछ भी XYZ। अरे अभी तो आप बोल रहे थे आई एम वेल आई एम गुड, और अभी क्या हो गया? क्योंकि अब सामने डॉक्टर आया तो कॉन्टेक्स्ट बदल गया है ना। अभी वैसे ही सामने कोई CBI का इंस्पेक्टर आ जाए तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट चेंज होते ही अब आपकी बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अब जो आपके साथ खड़ा है वो कहेगा यार ये तो परेशान हो गया, ये आदमी बोलता क्या है? एक बार तो बोलता है गुड, एक बार बोलता है बैड, एक बार बोलता है ये है, एक बार बोलता है वो है। लेकिन हमें अभिप्राय समझ में आ जाए, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, उसका रेफरेंस फ्रेमवर्क समझ में आ जाए, तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। दैट्स कॉल्ड नए। नए को समझना होगा। नए का मतलब क्या है कि कहने के अनेक अपेक्षाएं हैं, अनेक आयाम हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम एक्सप्रेस करना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वालिटीज है, उस ऑब्जेक्ट की बात जो है वो तो बहुत सारी है, अनंत है। लेकिन जब हम कहने जाएंगे तो हम इनफाइनाइट डायमेंशंस को एक साथ हम एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। कहना हमेशा, अभिव्यक्ति हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में होगी, खंड खंड होगी, फ्रेगमेंटेड होगी। तो हम उस अभिव्यक्ति को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ करके अपनी प्रज्ञा को पैदा करें, अपना इंटेलिजेंस डेवलप करें, और हम वस्तु पदार्थ को जब अनेक डायमेंशन से जब हम समझ पाते हैं, तो किसी भी एक डायमेंशन से हम चिपकते नहीं हैं और दूसरी डायमेंशन का हम विरोध नहीं करते हैं।
तो जो समझदारी हमें अपने में डेवलप करनी है, उसके लिए जरूरी है कि हम नए को समझ लें, ताकि हम किसी एक से चिपके नहीं और किसी एक का विरोध ना करें, और हमारे भीतर तनाव पैदा ना हो। द्वंदात्मक है जगत, पूरी दुनिया द्वंद्वात्मक है। उस द्वंद्वात्मक जगत में हम निर्द्वंद कैसे रह सकते हैं, इसके लिए हमें नए समझना होगा। वही नए है, वही हमारी नए की अंडरस्टैंडिंग है, वही हमारे व्यू पॉइंट की डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग है, कि उसके बाद हमारे को कोई द्वंद नहीं रहता। सर्दी है, गर्मी है, भूख है, बिना भूख की दशा है, प्रकाश है, अंधेरा है, सुख है, दुख है, स्वर्ग है, नरक है, काला है, सफेद है, सब कुछ द्वंद है। सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट में है, सब कुछ युगल में है। लेकिन दोनों के बीच में हमें किसी का विरोध न करते हुए दोनों के अर्थों को समझ में की क्षमता आ जाए, इसका नाम नए है। तो नए क्या है, कि वस्तु के अनेक धर्म है, अनेक धर्म, अनेक गुण हैं, अनेक अपेक्षाएं हैं। उनमें से किसी एक अपेक्षा से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम मुख्यतः से जो बात की जा रही है उस अपेक्षा को ले और बाकी अपेक्षाओं को गौण कर सके, सेकेंडरी कर सके। तो व्हाट इज द प्राइमरी एंड व्हाट इज द सेकेंडरी, हम एक ही टाइम में दोनों बातों को एक साथ समझते हुए चल सके, तो क्या होगा, हमारे भीतर कोई भी विवाद पैदा नहीं होएगा, कोई भी तनाव पैदा नहीं होएगा। हमारे भीतर किसी एक बात को लेके पकड़ नहीं होगी, जकड़ नहीं होगी, अकड़ नहीं होगी। और जब पकड़, जकड़, अकड़ नहीं होगी, तो क्या होगा कि उसके ऑपोजिट जो होने वाले परिस्थितियां हैं, मतलब मजा होगा, सुख होगा, ब्लिसफुलनेस होगी, और हम बहुत सारे डायमेंशन से जिएंगे, देखेंगे, रहेंगे, लेकिन कहीं पर भी बिना चिपके हुए आगे बढ़ जाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। वो लोग प्रोग्रेसिव रहेंगे जो बहुत डायमेंशन के लिए खुले रहते हैं, ओपन अप रहते हैं। और जो क्लोज कर लेते हैं अपने आप को, वो प्रोग्रेसिव नहीं रहते। अब चाहे हमने क्लोज किसी भी डायमेंशन ऑफ लाइफ में क्यों ना किया, हमने अपने आप को किसी भी डायमेंशन ऑफ लाइफ में क्लोज जहां कर लिया है, वहां अब परेशानी होगी। क्लोज नहीं किया है, ओपन रखा है अपने आप को। हाँ, कुछ स्थानों पे हम ऑटोमेटिक सीमित होते हैं, लेकिन समझ में हम सीमित नहीं होते। जैसे खाएंगे तो क्षमता सीमित है ना, उतना ही खा सकते, ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन हमारे भीतर जो खाने की इच्छा है, वो बहुआयामी है। हम इच्छाओं के प्रति संकित हो जाएंगे। खाना तो उतना ही खा सकते जितना खा सकते, लेकिन जैसे इच्छाओं के प्रति संकित हो जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, तनाव खत्म हो जाएगा। नहीं तो हर डिजायर अपने साथ एक स्ट्रेस पैदा करवाती है। लेकिन हम उस डिजायर का साइंस समझ में आ जाएगा, तो स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। तो नए क्या है, वक्ता का अभिप्राय नए है। नए क्या है, पदार्थ के अनेक धर्मों में से, अनेक गुणों में से जिस समय जो गुण धर्म की बात की जा रही है, उसको विशेषता से ग्रहण करना, बाकी को गौण कर देना, सेकेंडरी कर देना, और बिना उलझे हुए बात को समझ पाना और समझा पाना, बिना उलझे हुए जिंदगी को देख पाना और दिखला पाना, दैट्स कॉल्ड नए। अब इस नए को कैसे बताया गया है इस 34 सूत्र में। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्दानया, आद्य शब्दों द्वित्री भेदो, ये दो सूत्र एक साथ लेते हैं, 34 और 35। ये दोनों सूत्र मिलकर के नए के 7 भेदों की बात करते हैं। कितनी मजेदार बात है, भगवान महावीर ने 7 भेदों वाले नए की बात हमें समझाई। कितना अद्भुत विज्ञान उन्होंने दिया। कोई ये बात वही कह सकता है जो केंद्र में खड़ा है, जो कंप्लीट को देख पा रहा है, जो केंद्रस्थ हुआ है। वही कह सकता है, केंद्र में खड़ा हुआ व्यक्ति कह सकता है, इन 7 डायमेंशन से तुम आ सकते हो, तुम जा सकते हो। ये 7 विधियां हैं, 7 रास्ते हैं, 7 तरीके हैं, जिनसे अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिनसे समझाया जा सकता है। ये 7 तरीके हैं। वो 7 की बात करी उन्होंने। देयर इज अ साइंस इन 7 नंबर। 7 की बात क्यों करी? देयर इज अ साइंस। वो जो सेंटर पे खड़ा है, वो देख रहा है कि हम मनुष्य जो है, वो जो मन के माध्यम से चीजों को लेते हैं और व्यक्त करते हैं, वो मन के भी 7 तल है। जिस फिजिकली पोजीशन में हम रहते हैं, उस फिजिकल बॉडी के भी लेवल 7 है।
7 काया का शरीर है, 7 काया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, 7 तरीके हैं बात विधियां, 7 मार्ग है बात करने के, 7 रंगों में सतरंगी है ये सृष्टि। और इन सातों रंगों को समानुपातिक कर दिया जाए तो श्वेत हो जाती है, सफेद हो जाती है। हमको स्कूल में बचपन में सिखाया गया ना, 7 रंग की अलग अलग पट्टियां बनाओ समान रूप से, फिर सातों को एक साथ जोर से घुमाओ, तो वो 7 रंग दिखाई नहीं देंगे, वो सफेद रंग दिखाई देगा। तो ये पूरी सृष्टि सतरंगी है। और इनको सबको जो सम होके देख लेता है वो श्वेत हो गया, सित लेशिया में आ गया, शुक्ल लेशिया में हो गया। उसके भीतर कोई भी तरह की पकड़ नहीं बची, पकड़ नहीं बची, जकड़ नहीं बची, आग्रह नहीं बचा, क्लेश नहीं बचा। तो 7 नए की बात कही उन्होंने। 7 नए को उन्होंने अलग अलग शब्द दिया, नामकरण दिया। क्योंकि हम बिना नाम के कैसे समझेंगे? हम जब शब्दों की दुनिया में जी रहे हैं तो हमें बात शब्द से ही करनी होगी, नाम से ही करनी होगी। हम जहाँ खड़े उस पोजीशन पे हमको समझाने के लिए उन्होंने 7 नाम दिए। 7 नामों को हम पहले सुन ले, जो 7 नए कहलाते हैं। पहला है नेगम नय, दूसरा संग्रह नय, तीसरा व्यवहार नय, चौथा है ऋजु सूत्र नय, पांचवा है शब्द नय, छठा है समभिरूढ़ नय, और सातवां है एवं भूत नय। ये 7 नय की बात कही। नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्दा नया, आद्य शब्दो द्वित्री भेदो। 35वां सूत्र कह रहा है आद्य शब्दो द्वित्री भेदो। आद्य यानी पहला, नगम नय के 2 भेद है, और लास्ट शब्द नय के 3 भेद है। इस तरह से पहले सूत्र में 4 नए की बात करी, और दूसरे में उनके भेद मिला करके 7 नए की बात करी। अब हम पहले नए की बात करते हैं। व्हाट इज नेगम नय? निगम नय क्या है? निगम नय का शब्द में ही अर्थ छुपा होता है, क्योंकि ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके शब्द सेल्फ इंट्रोडक्टरी होते हैं। उसके लिए किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, वो जो कह रहे हैं उन शब्द में ही क्लियरली उनका मीनिंग है। उन्होंने शब्द दिया नेगम। नेगम मतलब न एक गमो इति नेगम, जिसका एक गम नहीं है, एक विकल्प नहीं है, जो अनेक विकल्पों वाला है, अनेक आयामी है, जो वस्तु का एक सामान्य कथन है, एक जनरल टॉक ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जनरल टॉक है, वो निगम है। जो वस्तु के एकदम सामान्य अर्थों को ग्रहण कर रहा है, उसके किसी पर्टिकुलर विभाजन में नहीं जा रहा है, उसको थॉरोली, सामान्य मतलब एक नॉर्मली देखना, और विशेष मतलब पर्टिकुलर देखना, एक जनरलाइज होके देखना, एक स्पेशलाइज होके देखना। तो जो जनरल बात कर रहा है वो निगम है। जनरल बात कैसे कर रहे हैं? जैसे हम देखते हैं हर अ, समाज की, हर लोक की, हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग है। तो उसमें लोक रूढ़ी में कोई शब्द के कोई अर्थ है, तो उसकी रूढ़ी के अनुसार उन शब्दों के अर्थों को ले लेना, सामान्य बात कर लेना, उसकी माथापच्ची नहीं करना, दैट्स कॉल्ड निगम। जैसे अब मारवाड़ में जारवा कोई बोले अरे पानी पिला दे, तो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल पानी मतलब यहाँ पे पानी को कहा जा रहा है। अब कोंकण में पानी को पिच कह रहे हैं। कोई एक जगह पे वाटर बोल रहे हैं, कोई एक जगह पर उसको जल बोल रहे हैं, कोई एक जगह पर उसको पानी बोल रहे हैं। अब आप लड़ने लग जाओ कि संस्कृत में तो पानी हाथ को बोलते हैं, हाथ को ही पिलाया जाता है क्या, ये है क्या। अब झगड़ा करने जाओ तो देर आर सो मेनी न्यूज, आप कितने भी पकड़ के झगड़ा कर सकते हो। सिंपल। वो क्या था, पढ़ा लिखा था जवाई, और गांव में पहली बार आया अपने ससुराल। अब वो अपना पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत जो इंग्लिश जानता है उसको छांटेगा तो सही, क्योंकि वो ससुराल में आया है, तो अपना रुतबा तो बताएगा। अब रात को पकोड़े वकोड़े खिलाए ससुराल वालों ने, मजे से खा लिया, सो गया। खाट खाट बिछी होती थी गांव में, बाहर खाट बिछाते हैं, चारपाई बिछाते, पलंग डाल देते हैं, उस पे सो जाते सारे लोग। तो वो भी एक पलंग पे सोया हुआ है, आसपास उसके सारी फैमिली के लोग सोए हुए हैं, सास है, ससुर है, और सब कुछ जो भी उसके पत्नी और परिवार के लोग सो रहे हैं। और वो आधी रात नींद में से उठ के बोलता है वाटर 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 लाके दो, वाटर लाके दो।
लोग बोले यार ये क्या मांग रहा है, जमाई जी कुछ मांग भी रहे हैं लेकिन इनको दें तो दें क्या। और वो वाटर मांग रहा है, वो तो वाटर सब समझते ही नहीं है, वो क्या करे। बोल रहे हैं, क्या लाके दे आपको, क्या लाके दे। बोल रहे वाटर चाहिए, वाटर चाहिए। उनको सब कुछ समझ में नहीं आया। और फिर वो नींद में से उठा एकदम, क्योंकि पकोड़े खाए, प्यास लगी है, वाटर मांग रहा है, लेकिन वाटर क्या है उनको समझ, गांव वालों को ये समझ ही नहीं, वाटर मांग रहे, वाटर है क्या, वाटर कहाँ से लाके दो। अब ये वाटर क्या चीज होती है, वो अपना माथा खुजला रहे हैं, वाटर क्या, वाटर क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ चलो फिर जब इसी को नींद ही आ गई, क्योंकि उनको वाटर कह रहे हैं और वाटर समझ नहीं आ रहा। सुबह हुई, थोड़ी आंख खुली, फिर वापस में वो फिर बोले वाटर चाहिए, और इधर उधर देखा तो उनके चारपाई के नीचे ही पानी का लोटा भर के रखते हैं गांव में लोग, कि भाई रात को किसी को प्यास लगेगी तो लोटा भर के रखा हुआ है कवर करके। तो उन्होंने उठाया और हाँ हाँ वाटर मिल गया। तो ससुर बोले, सास बोली, अरे वाटर वाटर करता मर गया, खाटला नीचे पानी। ये कैसे जवाई है, वाटर वाटर करते मर गए, पूरी रात वाटर वाटर करते रहे, खाटला नीचे पानी पड़ा, उनको पानी नहीं दिखता। अब उनको क्या पता पानी को वाटर कहते रहे, वाटर मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। तो दिस इज नेगम नए। बात के सबकी रूढ़ी अलग अलग है, शब्द अलग अलग है। हमें उनका अर्थ समझना होता है, ये किस अर्थों में ये बात कह रहे हैं, है ना। मेरे साथ हुआ, गोचरी लेने जा रही थी उधर बालोतरा के एरिया में। तो पहली बार मैं गई, वो लोग बोलते हैं गोचरी के लिए कि भाई नवात ले लो। मैंने कहा नवात क्या होता है, मुझे तो नवात पता ही नहीं, नवात क्या होता है। तो हम आपस में बात कर रहे ग्रुप में, यार ये नवात क्या होता है। फिर कोई मिलने आए, उनसे हमने पूछा ये नवात किसको बोलते हैं आप। बोलते मिश्री को नवात बोलते हैं। मैंने कहा हमने अर्थ लगा रहे न वात, जिसमें वायु न जा सकती हो, वो नवात है। पर ये है क्या ये नहीं पता, हम संस्कृत से अर्थ लगा रहे वो कह रहे नवात ले लो। तो हमें उनके शब्दों में जाना, उनके अर्थों में जाना होगा। तो जब हम किसी वाच्य और वाचक, जो बात कही जा रही है और जो बात कह रहा है, उसके संबंध को प्रॉपरली समझ करके जब समझते हैं तो उसको नेगम नय कहते हैं। और ये हम सामान्य जनरलाइज टॉक कर रहे हैं, जनरल वे में बात ऐसे की जाती है। जब जो जहाँ की बात कर रहा है हम उसको उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके फ्रेमवर्क में समझ ले, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। अब जैसे नहीं तो लड़ने वाले कैसे भी लड़ सकते हैं। एक महिला गेहूं लेके जा रही है, आप उनसे पूछो क्या करने जा रही हो, बोले आटा पिसवाने जा रही हो। अब आप लड़ सकते हो, कितनी पागल महिला है, आटा कैसे पिसवाएगी। जब गेहूं पिस जाएगा उसका नाम आटा है, और ये कह रही आटा पिसवाने जा रही। लेकिन यू अंडरस्टैंड कि इट्स ओके, वो गेहूं पिसवाने जा रही, लेकिन उसको बोलते हैं आटा पिसवाने जा रही, इट्स ओके। ऐसे ही आप राह में चल रहे हो, रास्ते से पूछ रहे हो, अरे भाई ये सड़क कहाँ पे जाती है। सामने वाले में पागल है क्या, सड़क कहीं नहीं जाती, वो कल भी यही थी, आज भी यही है, कल भी यही रहने वाली, सड़क तो यहाँ की रहना, तो जाना तो तुझको है, तो काय को बोल रहा है सड़क कहाँ पे जाती है। अब लड़ना है तो ऐसे लड़ लो, और समझना है तो समझ लो, सड़क कहाँ पे जाती है मतलब ये किस डायरेक्शन में, कौन से ग्राउंड पे पहुंचाएगी, कौन सी सिटी की और कनेक्ट कराएगी, ये रास्ता मुंबई जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन हम लड़ भी सकते हैं, हम समझ भी सकते हैं। तो जो समझ लेता है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जो लड़ना चाहे वो लड़ता जाए, ऐसे। तो निगम नहीं क्या है, वस्तु का सामान्य अर्थों को ग्रहण करना, सामान्य कथन करना, जिसका एक गम नहीं, जिसके अनेक अभिप्राय है, बहुआयामी है, बहुत तरीके, जितनी भी हम बात कर रहे हो सब निगम नय में आ सकती है, क्योंकि निगम नय का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब कुछ निगम नय है, क्योंकि अनेक अर्थों में लिया जा सकता है, लेकिन हमें जब जिस देश काल के अनुसार हमें वो बात समझ में आ जाए तो बड़ा मजेदार बात है। ये जो निगम नय है, ये वस्तु की भूत पर्याय और भावी पर्याय दोनों को साथ में लेकर के बात करता है। ये वस्तु की पर्याय में नहीं बांटता है, ये द्रव्यार्थिक नय है, द्रव्यार्थ यानी एकदम जनरलाइज वे में बात कर रहा है, उसके फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे कह सकता है जैसे कोई आदमी संकल्प ले रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और प्रधानमंत्री बनूंगा। तो कोई उसको पहले से कहते हैं अरे ये तो प्रधानमंत्री है, तो निगम ने कह रहा इट्स ओके, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री है। ऐसे ही कोई आदमी मुंबई का टिकट लेके ट्रेन में बैठ गया है, और घर वालों ने पूछा कहाँ गया, बोले मुंबई गया है। और अभी तो ट्रेन में बैठा है, अभी तो ट्रेन चली भी नहीं है, या चल भी पड़ी है तो रास्ते में है, लेकिन हमने बोल दिया मुंबई गया। तो कोई लड़ सकता है अभी गया कहाँ है? अरे भी गया क्योंकि वो मुंबई का संकल्प लेके घर से निकला है, तो मुंबई गया। कोई डॉक्टर बनने का संकल्प लेके डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब। वो बोलेगा अरे अभी तो मेरे को 5 साल पढ़ाई में लगेंगे, 5 साल के बाद भी पास होऊंगा नहीं होऊंगा, डॉक्टर की पोस्ट मिलेगी नहीं।
लेकिन हम उसको पहले से डॉक्टर साहब बोलते हैं। तो इट्स ओके, डॉक्टर साहब बोला जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर संकल्प है ना डॉक्टर बनने का, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसको डॉक्टर साहब बोल सकते हैं। दैट्स कॉल्ड नेगम नैग, लड़ना नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है, वो संकल्प लेके वो काम कर रहा है, इसलिए हम उसको डॉक्टर बोलते हैं। ऐसे राजा के घर में बेटा पैदा हुआ, अरे भावी राजा आ गया, राजकुमार आ गया। अभी तो वो छोटा बच्चा है, लेकिन हमने उसको राजकुमार कह दिया। ऐसी जो सिद्ध है वो अरहंत होने वाले हैं, तो हमने उसको अरहंत कह दिया, है ना। जो मुक्त हुए वो निर्वाण को पाने वाले हैं, तो भी हमने उनको मुक्त पुरुष बोल दिया, परमहंस बोला, निर्वाण में बोला। तो वो अगली जो पर्याय है या जो पिछली पर्याय है, उन दोनों पर्यायों को ग्रहण करके जो बात कही जा रही है वो नेगम नय है। निगम नय आपको बांट नहीं रहा है, वो आपको आपके संकल्प से भी ले रहा है, आपको आपके, जैसे आप राजस्थान से आए और आपको बोला जाता है आप राजस्थानी हो, आप गुजराती हो। अब ये गुजराती कैसे हुए आप? लड़ा जा सकता है। किसने बोला ये गुजराती है? ये तो आदमी है। आप बोल रहे हो गुजराती है। लड़ना है तो लड़ो, और नहीं लड़ना है तो इट्स ओके यार। ये जिस प्रांत में पैदा हुए, इनके माँ बाप, इनके परिवार के लोग, वो गुजरात प्रांत है। और उसका प्रांत, अब कोई धरती कोई बांटी जा सकती है, तो कोई धरती का नाम गुजरात है। लड़ना है तो लड़ भी सकते हैं, और नहीं लड़ना इट्स ओके यार। उस धरती को गुजरात के नाम से कहा जाता है, ये गुजरात में पैदा हुए, उनके वंशज है, चाहे नॉर्थ कैरोलिना में रह रहे हैं, तब भी इनको गुजराती बोला जाता है। इट्स कॉल्ड नेगम। निगम नए बात को समझने का एक वह तरीका है जो बहुत विशाल डायमेंशन में समझा जा रहा है, जहाँ हम द्रव्यार्थिक बात कर रहे हैं, पर्यायार्थिक बात नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है आप तो पैदा ही नहीं हुए थे गुजरात में, आपके पिताजी पैदा हुए थे। आप तो पैदा ही अमेरिका में हुए, लेकिन फिर भी आपको गुजराती कहा जा रहा है। तो यू कैन से हाँ इट्स ओके, क्योंकि मैं जिस जगह से आ रहा हूँ, जिस पीढ़ी से आ रहा हूँ, वो पीढ़ी मेरी गुजरात से यहाँ पे आई है। तो हाँ मैं गुजराती हूँ, हाँ मैं इंडियन हूँ। लेकिन कोई कह सकता है "अरे, आप कैसे इंडियन हुए?" लेकिन यू कैन से कि मेरी सिटीजनशिप अमेरिका की है, तो क्या हुआ, मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ, तो मैं इंडियन हूँ। तो अब इस अपेक्षा से बात समझ ली गई है। अब मैं इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि अभी तक भी हम पढ़े लिखे लोग भी इन बातों पे लड़ रहे हैं। मतलब वी आर एजुकेटेड, वी आर सो कॉल्ड एजुकेटेड, नॉट रियली एजुकेटेड, क्यों एजुकेटेड होते तो लड़ते क्यों। लेकिन वी आर सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग भी इन बातों पे भेद करते हैं, जाति, बिरादरी, गांव, देश, प्रांत, नाम। अरे भाई ये सब सामान्य रूप से कथन है, लेकिन इससे आदमी की पता नहीं चलता। आदमी आदमी है। लेकिन हाँ, कहने के लिए जाति का नाम लिया जाता है, ऐसे कहना तो पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे कैसे, कुछ तो भी कहना ही पड़ेगा। भैया कह देंगे हम सब मनुष्य है, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा भाई ये पुरुष है, ये स्त्री है ना। तो ये नैगम नय का एग्जाम्पल है। अब दूसरा, नैगम नय के दो भेद बताए गए, क्योंकि अगला सूत्र बोल रहा है आद्य शब्दो द्वित्री भेदो। आद्य के यानी पहले के दो भेद है, और शब्द नय के तीन भेद है। तो आद्य यानी नैगम नय के दो भेद है। दो भेद क्या क्या है? जो जानकार लोगों ने इसको दो भेद में बताया, समग्र ग्राही निगम नय और देश ग्राही निगम नय। समग्र ग्राही का मतलब होता है जो संपूर्ण को ग्रहण करके कह रहा है, जैसे हमने बोला मनुष्य है, समग्र ग्राही हो गया। फिर देश ग्राही निगम नय, फिर हमने बोला ये गुजराती मनुष्य है, गुजराती मनुष्य है। फिर बोला हम मराठा है ना, हम पंजाबी है। अब वो देश को कथन कर रहा है, टुकड़ों में बात कर रहा है। तो समग्र कंप्लीट को बात, जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हो, भाई गेहूं देना, तो समग्र ग्राही बात हो गई। गेहूं मतलब गेहूं, बहुत गेहूं जातियों के गेहूं हो सकते हैं, बहुत किस्म के गेहूं हो सकते हैं। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गेहूं, वीट। लेकिन आपने बोला गेहूं देना, इट्स ओके। लेकिन फिर आपने बोला शरबती गेहूं देना, लाल गेहूं देना, सफेद गेहूं देना, काला गेहूं देना। अब बात अलग अलग हो गई, देशग्राही हो गया, टुकड़ों में बात हो गई। तो है तो गेहूं निगम नहीं की बात है, आपने बोला गेहूं देना, आपने बोला ये सब सिद्ध आत्मा को प्रणाम। अब यार देखो ये यार सारी सिद्ध आत्मा, हम कहाँ सिद्ध हुए? आप काय को बोल रहे हो हमें सिद्ध आत्माओं को प्रणाम, हम तो सब बंधे हुए हैं। अरे भाई तुम सबके भीतर वो योग्यता है कि सिद्ध होने वाले हो, तुम सब सिद्ध स्वरूपी हो, तुम सब मुक्त स्वरूपी हो, तो अंदर का सिद्ध आत्माओं को प्रणाम, भव्य आत्माओं को प्रणाम।
तब झगड़ा किया जा सकता है, भव्य आत्मा कैसे बोलती, देश समग्रग्राही बात कर रही है तो वो भव्य आत्मा बोल रही है। ये बात अलग है, अब देशग्राही कोई कभी जाता है मुक्त होता है, कोई नहीं होता है, कोई कैसे होता है, वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्थितियां होंगी। लेकिन जब मोटा मोटी बात कही जा रही है, जैसे जब ज्ञानी जेल सिंह हुए अपने भारत के प्रधानमंत्री हुए शायद, कि राष्ट्रपति हुए, तो अब ज्ञानी जेल सिंह तो सरदार है, तो बोलते सबको सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। अब वो चले गए अमेरिका में, बड़ी सभा के अंदर सबको उनको संबोधन करना है, तो पूरी सभा में कैसे संबोधन करे, तो उन्होंने बोला सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दैट्स कॉल्ड समग्रग्राही निगम। में एग्जाम्पल देने के लिए बात कर रही हूँ, जो संपूर्ण को एक साथ ग्रहण कर रहा है, कॉपी टू ऑल। देशग्राही पर्टिकुलर बात कर रहा है, पर्टिकुलर देश की बात कर रहा है, पर्टिकुलर कोई एक थोड़ा सा फ्रेम आया, थोड़ी सी बात, जैसे हमने बोला घड़ा देना, दैट्स ओके, घड़ा दो, लेकिन फिर हमने बोला नहीं नहीं घी वाला घड़ा, कि पहले लोग घड़ा घी कभी घड़े में रखते थे ना, तो घी वाला घड़ा देना, पानी वाला घड़ा देना, या पीतल का घड़ा देना, या सोने का घड़ा देना, अब वो अलग अलग बातें हो गई, लेकिन हमने कहा घड़ा देना इट्स ओके, समग्र बात है। फिर देश बात है ना। तो समग्रग्राही, देशग्राही, इसको सर्व परिक्षेपी और देश परिक्षेपी भी कह सकते हैं। शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है, कि आप बड़ी पिक्चर को ले रहे हो या उसके छोटे टुकड़े को, ट्रेलर को देख रहे हो या पिक्चर को देख रहे हो, इतनी बात है। जैसे लोग बात नहीं, अरे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी आनी बाकी है। तो पिक्चर आनी बाकी, इट्स कॉल्ड समग्रग्राही निगमनय, और ट्रेलर देख रहे हो, इट्स कॉल्ड देशग्राही निगमनय। निगम नय के दो भेद बता दिए गए हैं। तो हमने अपनी लैंग्वेज में इसको समझ लिया, पंडितों की लैंग्वेज में तो इसकी और भी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं हैं, लेकिन हम शॉर्ट में समझ रहे हैं कि भाई जिसका एक गम नहीं है, एक विकल्प नहीं है, वक्ता की बात कहने का वह तरीका जो बहुत विशाल अर्थों में बात कर रहा है, और जो एक जनरल बात कर रहा है, जनरल टॉक कर रहा है, तो हम जनरल टॉक को जनरल की तरह लें, स्पेशल टॉक को उसके अकॉर्डिंग समझें, तो हम झगड़ा नहीं करेंगे। वरना लोग जनरल टॉक में झगड़ा करने लग जाते हैं। जैसे किसी ने बोला जनता की जीत हुई, हम बोलते हैं जनता कहाँ जीती, जीता तो वो आदमी था जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था। लेकिन वो उम्मीदवार जब जीतने के बाद लेक्चर देता है, सपोज मैं नरेंद्र मोदी और मैं जीत गया हूँ और मैं बोलता हूँ अरे ये मेरी जीत नहीं है, आप सबकी जीत है, ये जनता की जीत है, आप कोई झगड़ा करेगा, जीते तो खुद हो। हाँ, किस किस बाती से जीत गए, आपने क्या क्या किया जीतने के लिए, और अब आप बोल रहे हो जनता की जीत है। कोई झगड़ा भी कर सकता है, और कोई निगम नय का एग्जाम्पल लेके समझ सकता है, ओ इट्स ओके, चाहे वो जीता है लेकिन वो जनता का प्रतिनिधि है ना, तो उसने अपने आप को जनता बोल दिया। तो हमें बात को कहने के उसके आयाम समझ में आ गए। देर इज नो कलह, नो क्लेश, नो वाद विवाद। तो अगले चैप्टर पे चलते हैं। निगम नय के बाद दूसरा नय है, इसका नाम है संग्रह नय। संग्रह नय का मतलब क्या है? संग्रह शब्द कलेक्शन, कलेक्टिविटी, जो कलेक्टिवली कोई बात कर रहा है, जो वस्तु के अनेक गुण धर्मों को एक समूह की तरह लेकर के, एक जाति की तरह लेकर के जो बात किया जा रहा है, उसका नाम संग्रहणय है। इसलिए हम किसी को गौण नहीं कर रहे, किसी को मुख्य नहीं कर रहे, हमने सबको कलेक्टिवली बोल दिया। जैसे स्थानांक सूत्र, जो 32 शास्त्रों में से एक शास्त्र है श्वेतांबर मान्यता में, स्थानांक सूत्र बड़ा मजेदार सूत्र है। उसमें 1 से 10 तक के स्थान है, उसको ठाणांक भी बोलते हैं, ठाण है यानी स्थान है। तो वो बहुत कलेक्टिवली बात करता है। जैसे उसका पहला ही सूत्र क्या है? एगे आया, आत्मा एक है। अब ये बात कोई सिद्धांतिक नहीं है, ये बात अनुभूति से है कि सारी आत्मा एक ही है। अब कोई कह सकता है, ऐसे कैसे कह सकते हो मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, कृष्ण की आत्मा अलग है, युधिष्ठिर की आत्मा अलग है, पांडवों की आत्मा अलग है। लेकिन ये जो सूत्र कह रहा है एगे आया, आत्मा एक है, तो वो बंटवारा नहीं कर रहा है, वो बिना बांटे वस्तु तत्व को उसके एक समूह के रूप में ले रहा है, कलेक्टिवली ले रहा है। बोला एगे पुग्गले, पुद्गल एक है।
अब यहाँ देखो तो सारी चीजें पुद्गल है, सब दिखाई देने वाली सारी दृश्यमान वस्तुएं, पदार्थ, ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड पुद्गल, और दे ऑल आर इनफाइनाइट। कितने सारे भेद है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जब सूत्र बोल रहा है एक ही पुद्गल है, पुद्गल एक है, तो पुद्गल अपने गुण धर्म में तो एक ही हुआ ना, चाहे कितने उसके रूप बदल रहे हो, है तो एक ही। तो जो वस्तु को कलेक्टिवली कह रहा है वो संग्रह नए हैं। कलेक्टिवली क्यों कह रहा है? क्योंकि जब हम इस दुनिया को उस दृष्टि से देखते हैं तो कुछ भी भेद नहीं है, सब एक ही तो है। सारी मूवीज एक ही मूवी है, सारी स्टोरीज एक ही स्टोरी है। स्वामी जी कहते हैं सारी स्टोरी एक ही स्टोरी है, सब लोग दुख में जी रहे हैं। जब गौतम बुद्ध बोल रहे हैं भाई समस्त जगत दुखी है, तो वो कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, कॉमन वे में बात कर रहे हैं कि सब दुखी तो है यहाँ पे। जब हम कह रहे हैं सब मरण धर्मा है, सभी मरने वाले हैं, तो ये संग्रह ने की बात भी हुई, निगम ने की बात भी हुई। सब मरने ही तो वाले हैं, चाहे वो बच्चा अभी पैदा हुआ वो भी मर रहा है, चाहे वो बूढ़ा है वो भी मर रहा है, सब मरण धर्मा ही है। सब क्षण भंगुर है। गौतम बुद्ध बोलते थे सब क्षण भंगुर है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अब झगड़ा करने वाले लोग तो वहां भी पहुंच गए। उन्होंने बोला जब सब क्षण भंगुर है तो क्षण भंगुर को जानने वाला तो कोई ऐसा है जो परमानेंट है, वरना किसको पता लगा कि सब क्षण भंगुर है? तो आप परमानेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि परमानेंट की बात करने की जरूरत नहीं है। परमानेंट जो है वो ये जान ले कि सब क्षण भंगुर है, तो वो कहीं पकड़ेगा नहीं, कहीं अकड़ेगा नहीं, कहीं जकड़ेगा नहीं। गौतम बुद्ध इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन लड़ने वाले लोग उनके पास भी पहुंच गए, वहां भी उनकी बातों को लेकर के अलग अलग वाद विवाद, सिद्धांतिक भेद, और उनसे पंथ पैदा हो गए। कोई क्षणिकवादी हो गए, कुछ और वादी हो गए, कुछ और वादी हो गए, और कितने वादी हो गए। तो इन सारे वाद विवादों को समझ समाप्त करने के लिए ये नए की दृष्टि अपने में डेवलप करनी होगी। दैट संग्रह नय। संग्रह ने कितना प्रेम भी हमें सिखाता है। जब हमको बताया हम सारे मनुष्य एक है, सारी आत्माएं एक है, जब बताया वसुधैव कुटुंबकम। अब ये जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, ये संग्रहणीय की बात है, क्योंकि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, पूरी धरती एक इकाई है, एक परिवार है, इसको बांटा नहीं जा सकता। हम सब इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये ऐसी भावनाएं हमारे भीतर डेवलप करके हमको एक और नए डायमेंशन में डेवलप किया जाता है कि तुम शॉर्ट मत बनो, तुम ही नहीं हो, तुम सब कुछ हो। तुम अपने आप को बहुत शॉर्ट ईगो वाले बना रहे हो। नहीं नहीं, अगर ईगो ही रखना है तो शॉर्ट क्यों रखना? अगर अहंकार होना ही है कि मैं ये हूं, ऐसा अहंकार करना ही है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं अमित शाह हूँ, मैं फला हूँ, अमित शाह तो नहीं, आप तो कुछ और है ना, अमित पोथी वाला हूँ। अभी जब अहंकार ही करना है तो छोटा क्यों करना? तो फिर है बोलो ना, हमारे यहाँ इतनी प्यारी बात इंडिया में पैदा की गई कि वहां बचपन से हमको अपनी आइडेंटिटी जो सिखाई गई, वो आइडेंटिटी ये नहीं सिखाई गई कि हम भारतीय है कि हम गैर भारतीय है, या हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, पंजाबी, ये बातें पहले नहीं भरी गई थी। पहले हमारे यहाँ मानसिकता में डाली जाती थी हम क्या है, तो कहते थे अहम ब्रह्मास्मि। अरे जब अहम की बात ही करनी है, खुद की पहचान ही बनानी है, खुद को किसी से आइडेंटिफाई करना है, तो शॉर्ट से आइडेंटिफाई क्यों करना? फिर आइडेंटिफाई पूरे विराट से करो ना। तो जो विराट से आइडेंटिफाई कर रहा है वो क्या बोल रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ, अस्तित्व ही मैं हूँ। अरे वाह! जब अहम ब्रह्मास्मि की बात आ जाएगी तो हमारा आइडेंटिफिकेशन कैसा हो गया? पर हम टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी बटेंगे, तो हम तो कह रहे हैं हम ही विराट है, वसुधैव कुटुंबकम। दैट्स कॉल्ड संग्रहणय। कलेक्टिवली बात को कहना, कलेक्टिवली समझ पाना, और जो कलेक्टिवली समझ पाएगा फिर उसके साथ इतना मजा हो जाएगा कि वो किसी को तोड़ेगा नहीं, किसी को काटेगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं। उसकी आत्मा फैल भी जाएगी, व्यापक भी हो जाएगी, और उसकी आत्मा
सब में समाहित भी हो जाएगी, घुल मिल भी जाएगी, समाप्त भी हो जाएगी। तो जो पूरा फैल जाएगा वो पूरा विलीन हो जाएगा। नहीं, जब पानी भाप बन जाता है तो फैल गया, और फैलने के साथ ही वो विलीन भी हो गया, वो पानी नहीं रहा। कितनी मजेदार बात है। जब हम फैल जाते हैं हम विलीन हो जाते हैं, जब हम सिकुड़ जाते हैं हम बन जाते हैं, हम बन जाते हैं। और जब बन जाते हैं तो हमारा बननापन हमें ही कष्ट डालता है, हमें ही दुखी देता है, क्योंकि फिर हमारा बनना दूसरे बननेपन के साथ में झगड़ा करता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, एगे आया, एगे पुग्गले, एक में ही सब कुछ समा गया। एक नूर से सब जग उत्पा, एक नूर से सारा जगत पैदा हुआ। अब ये बात को हम खींचतान ना करें, इस बात को समझ ले कि हाँ, एक नूर से सारा जग पैदा हुआ, यानी सब एक ही है। ये संग्रहने की बात। अब यहाँ पहुंच जाते पंडित लोग, वो कहते कैसे एक नूर से पैदा हुआ, कैसे एक आत्मा है, तुम गड़बड़ बोल रहे हो। मैं दुखी हूँ तुम सुखी हो, तो आत्मा अलग अलग हुई कि नहीं हुई। अब वो पंडित पहुंच जाएंगे झगड़ा फैलाने के लिए इस एक शब्द पे भी। और समझदार, समझदार को इशारा काफी है, वर्ड इज एनफ फॉर इंटेलिजेंट। वो समझ जाएगा कि हाँ, एक नूर से पैदा हुआ, इसका मतलब क्या है ना। तो कितनी आसानी से हम तिर सकते हैं, और कितनी आसानी से हम डूब भी सकते हैं। नए को समझो तो तिर जाएंगे, दूर नहीं चले गए तो डूब जाएंगे। क्लोज हो गए, मुश्किल में जाएंगे। ओपन अप रहे, फैलते जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। चॉइस अपनी। अरे, हमने तो आज दो नए की बात करी, निगम नए और संग्रह नए। तीसरे नए की बात करने से पहले आज का टाइम तो पूरा हो गया है, तो हम तीसरा चौथा सात नए की बात फिर नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आज इतना ही रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो ऑलवेज इनवाइटेड है, हमेशा आमंत्रित है। पहले मैं अपनी बात को मंगल पाठ और गुरु जी की दुआ के साथ पूरा करती हूँ। चतारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनर्तम धमम मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा। चतारी शरणं पवज्झामि, अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहू शरणं पवज्झामि, केवली पन्नतं धमं शरणं पवज्झामि। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। Yeah, thank you.